1997 में जब अब्बा जी ने सी सेंटर के गुंजान आबाद इलाके में नया घर खरीदा तो इस वक्त इस इलाके में इतनी आबादी ना थी। अब्बा एक सख्त मिजाज और इंतहाई उसूली इंसान थे और अपनी समझ बूझ से ही चलते थे। अब्बा ने अपनी मर्जी से बगैर किसी को दिखाए बगैर पूछे घर का सौदा कर लिया। जब अब्बा घर खरीद चुके उन्होंने मुझसे कहा, बिलाल बेटा, मैंने सी सेंटर में घर खरीद लिया है और इसकी फुल पेमेंट भी कर दी है। आज ही मुझे घर की फाइल मिली है तो तुम कल अपने दोस्तों के साथ मिलकर सामान शिफ्ट करवा देना। परसों फिर हम सब अपने नए घर में सेटल हो जाएंगे। अब्बा की बात सुनकर मैंने कहा, ठीक है अब्बा, जैसे आप कहें, मैं कल से ही सामान शिफ्ट करता हूँ। अब्बा चूँकि बहुत सख्त मिजाज के आदमी थे तो इनसे झगड़ा करने की किसी की हिम्मत नहीं थी। क्योंकि मैं पहली और बड़ी औलाद था इसलिए सब कामों की जिम्मेदारी शुरू से ही मुझ पे सौंपी जाती थी। अम्मा और मेरी दोनों बहनें अब्बा से थोड़ा खौफ थी कि कम से कम हमें एक बार दिखा तो देते घर लेने से पहले, मगर अब्बा से कहने की किसी की हिम्मत न थी। अब्बा एक तहज्जुद गुजार 5 वक्त की नमाज के पाबंद एजुकेशन डिपार्टमेंट में 17 ग्रेड के ऑफिसर थे। एक सच्ची और खरे इंसान। वो ही औसाफ मुझ में भी देखना चाहते थे। मुझे भी तहज्जुद में डांट कर उठाते, फिर फजर में तो वैसे भी मैं उठता था। इसलिए बचपन से ही ना सिर्फ तहज्जुद गुजार था बल्कि 5 वक्त का पाबंद नमाजी था मैं। बचपन से ही मुझे तहकीक का बहुत शौक रहा। मैं इंतहाई निडर इंसान हूँ, किसी से डरता नहीं, बस तहकीक की जुस्तजू में रहता हूँ। रमज़ान की चांद रात थी। मैंने अपने चारों दोस्तों के हमरा मिलके नए घर में सामान शिफ्ट करवाना शुरू कर दिया। जैसे ही ताला खोला एक अजीब सी बू हमारे नथनों से टकराई, जैसे घर सालों से बंद हो। इसमें एक बहुत बड़ा हॉल सा था। इसके साथ यही एक सैन था, सैन के साथ एक छोटा कमरा, इसके साथ ऊपर जाने वाली सीढ़ियों के साथ एक अटैच बाथ और किचन था। ग्राउंड फ्लोर में मैंने तमाम सामान दोस्तों की मदद से मिलकर सेट किया। फर्स्ट फ्लोर पर कमरा था जो कि लॉक था और इसकी चाबी अब्बा के पास थी। फर्स्ट फ्लोर के ऊपर कशादा सी छत थी और इसके ऊपर हमने मिलकर वॉशिंग मशीन वगैरह रख दी। ग्राउंड फ्लोर में तमाम सामान अच्छी तरह सेट कर दिया और सजा दिया ताकि अम्मा और बहनों को परेशानी ना हो। सामान सेट करते करते रात के 11 बज गए थे। दोस्तों ने मुझसे इजाज़त ली और चले गए। अब रात में मुझे अकेले ही रुकना था। फिर सुबह पहली सहरी भी थी और मैं बुरी तरह से थक चुका था। मैंने हाल में पड़े बड़े से सोफे पर लेटना मुनासिब समझा। लेटते ही मुझे थकन की वजह से नींद आ गई। मैं गहरी नींद में था कि अचानक सहन में बने वाटर टैंक में पानी गिरने की आवाज़ें आने लगी। मैंने जाकर देखा, वाटर टैंक में पानी गिर रहा था। मुझे प्यास भी लग रही थी। मैंने दोनों हाथों से पानी का प्याला बना के पीने की कोशिश की और ऐसे ही जैसे मैंने टैंक में पानी हाथ में भरा, मुंह तक लेके जाने ही लगा था कि मुझे किसी ने कहा, श्श। मैंने नज़र उठा के देखा, मुझे कहीं कोई नज़र ना आया। पानी पीने की कोशिश फिर की, मुझे फिर आवाज़ आई। मैंने चारों तरफ देखा मगर कहीं दूर दूर तक कोई नज़र नहीं आ रहा था, कोई साया भी नहीं था। जैसे ही मैं मुंह हाथ के पास लेके जाता कोई मुझे मना कर देता इशिश करके। कमोबेश 4 मरतबा ऐसा हुआ और मैं पानी नहीं पी सका। मुझे एक अजीब सी वहशत होने लगी। मैंने उठकर वाटर टैंक का ढक्कन बंद कर दिया और चारों तरफ देखा, कुछ भी नहीं था। फिर ऊपर पीले से बल्ब की रोशनी मजीद मुझे वहशत में इजाफा कर रही थी। पूरे घर में एक ही बल्ब लगा था, वो भी बस पीला सा, ऐसे ही बेहाल सा बल्ब था। चारों तरफ अंधेरा और तारीकी छाई हुई थी। मैं सोफे पर आकर फिर से लेट गया तो मुझे छत पर से बर्तन गिरने की आवाज़ें आने लगी। मैं उठकर बैठ गया। फिर लगा सीढ़ियों से किसी ने बर्तन ज़ोर से नीचे फेंक दिए। मैंने जाकर देखा, कुछ नहीं था। अब इन तमाम वाक़यात की वजह से मैं मुकम्मल तौर पर चाको चौबंद होकर जाग गया था। छत पर मुझे मुसलसल 2 आदमियों की सरगोशियों की आवाज़ आने लगी। जब मैं सहन में गया आवाज़ें बंद हो गई। मैं अंदर हाल में आ गया, फिर से आवाज़ें शुरू हो गई। बार बार ऐसा ही होता, बाहर जाके आवाज़ें बंद हो जाती, अंदर आता तो आवाज़ें आती।
जब आवाज़ के ताक़ब में मैं बाहर जाके ऊपर छत पे जाने लगा, आवाज़ बंद हो गई। अजीब व गरीब माजरा था, कुछ समझ में नहीं आ रही थी। बहरहाल मैं उठा, घर का मेन दरवाज़ा बंद करके अपनी बाइक पर साहब का घर में आ गया, जहाँ पहली सहरी की खूब ज़ौक़ व शौक़ से तैयारी हो रही थी। मैंने गुस्ल करके सहरी की और फिर नमाज पढ़ के सो गया। रोज़ा इफ्तार के बाद सी सेंटर वाले घर में शिफ्ट होना था। हम सब वहाँ आ गए। अम्मा और बहन किचन समेट कर खाना बनाने का इंतजाम करने लगी और मैं और मुझसे छोटा भाई मिलकर छत पर कुछ और सामान रखवाने लगे। अब्बा तो हुसैन के साथ वाला कमरा ले चुके थे कि मैं वहाँ अकेला रहूँगा। अम्मा और दोनों बहनें हाल में रहेंगी। मैं और मेरा छोटा भाई फर्स्ट फ्लोर, जिसकी चाबी अब्बा के पास थी, उस कमरे में रहेंगे। मैंने अब्बा से कहा, अब्बा चाबी दे दें ताकि मैं और मेरा भाई वहाँ की सफाई करके अपने रहने का बंदोबस्त कर सकें। मेरी बात सुनकर अब्बा बोले, चलो मैं लॉक खोल देता हूँ। अब्बा की बात सुनकर मैं और भाई दोनों अब्बा के पीछे पीछे चल पड़े। अब्बा ने फर्स्ट फ्लोर के कमरा खोला। वहाँ खून के निशान थे, खून जमा हुआ था। खून की बू बहुत ज़्यादा फैली हुई थी कि सांस लेना भी मुहाल हो गया। मैं और भाई बू की वजह से नाक पर हाथ रख के खांसने लगे और रूम से बाहर निकल गए। अब्बा ने चाबी मेरे हाथ में देते हुए कहा, बस करो, खांसना बंद करो, जाकर दोनों मिलकर फर्श धो लो, अच्छी तरह से धोना, यहाँ शायद कोई जानवर मर गया है जिसका ये खून है। अब्बा के सामने कभी किसी को बोलने की कोई हिम्मत नहीं थी जो हम आज बोलते। मैं और भाई दोनों फर्श धोने लगे। फर्श धो के साफ सुथरा किया और अपना रूम सेट कर लिया। इस काम में सहरी का वक्त भी हो गया। मैं और भाई नीचे आकर सहरी करने में मसरूफ हो गए। सहरी और नमाज से फारूक होकर कुरान पाक की तिलावत की, फिर थोड़ा आराम करने की गर्ज से। मैं इस वक्त यूनिवर्सिटी का तालिब इल्म था, अपनी पढ़ाई में भी मगन था। अब्बा भी अपनी जॉब पर चले गए। दिन भर अम्मा और बहनें काम और आराम में मसरूफ रहीं। इफ्तार के बाद जब रात का खाना खाकर हम सब सो चुके थे अपने अपने पोर्शन में और कमरों में, कि अम्मा को ऐसा लगा कि मैंने इनकी टांग पकड़कर इनको घसीटा है। वो बुरी तरह चीखने लगी तो मैंने और भाई ने ऊपर से नीचे आके पूछा, अम्मा क्या हुआ? अब्बा भी अपने कमरे से बाहर आ गए। बहनें भी अम्मा के चीखने पर बहुत ज़्यादा खौफजदा थी। अम्मा ने मुझे डांट कर कहा, तुमने मेरी टांग पकड़कर मुझे खींचा, तुम्हें शर्म नहीं आती? इतनी ज़ोर से घसीटा कि मैं अपनी जगह से गिरकर यहाँ आ गई। तुमने ऐसा क्यों किया बिलाल? अम्मा की बात सुनकर मैं तो छोटे भाई को देखने लगा और छोटा भाई मुझे, क्योंकि हम दोनों एक ही साथ नीचे आए थे। वो भी अम्मा की आवाज़ सुनकर मेरे साथ ही नीचे आया था। मेरे छोटे भाई ने कहा, अम्मा हम तो दोनों अभी साथ नीचे आए हैं, अपने ऊपर कमरे में थे, आपकी आवाज़ सुनकर नीचे आए। भला मैं ऐसा क्यों करूँगा? लगता है आपने कोई ख्वाब देखा। अम्मा मेरी बात पर गुस्से में आ गई, कहने लगी, मैंने ख्वाब नहीं देखा, जो कह रही हूँ वो सच है। अब्बा फौरन ही अपनी गर्जदार आवाज़ में बोले, बेगम ये तुम्हारा वहम है, चलो सो जाओ सारे, अब सहरी का वक्त भी होने वाला है, कुछ देर आराम कर लो। अब्बा की बात सुनकर हम सब अपने अपने कमरों में चले गए, फिर सो ना सके। कुछ देर बाद सहरी का वक्त हो गया। रोज़ के मामूल के मुताबिक अपने अपने मशागल में मसरूफ़ हो गए। इफ्तार के बाद रात का खाना सोचा खुली फिजा में खाएं, यानी हम लोग छत पर खाने का सामान लेकर चले गए। अम्मा हाइपर टेंशन की मरीज़ा थी तो खुली फिजा में रहना इन्हें भी अच्छा लगता था। हम लोग खाना वगैरह लेकर छत पे चले गए, खाना खाया, सामान लेकर नीचे आ गए। बाकी के बर्तन उठाने के लिए छोटी बहन अकेली छत पर गई। इसने ज़ोर ज़ोर से चीखना शुरू कर दिया। इसकी आवाज़ पर हम सब भागे हुए छत पे गए। वो बेचारी खौफ से कांप रही थी और चीख भी रही थी। मैंने आगे बढ़कर इससे पूछा, क्या हुआ? इस तरह क्यों चीख रही हो? मुझे ज़ोर से पकड़कर रोते हुए बोली, भाई यहाँ कोई खौफनाक सी चीज़ है जिसे देखकर मैं बहुत डर गई थी और वो गायब हो गई। और मैंने इसे इसका वहम बताकर नीचे ले गए हम लोग। अगले दिन दूसरी बहन किचन में खाना पका रही थी कि पीछे से इसे किसी ने बहुत ज़ोर से नोचा। वो घबराकर चारों तरफ देखने लगी, मगर वहाँ तो कोई नहीं था। इसके बाजू में बहुत दर्द हो रहा था। नोचने के बाद वो बहुत डर गई थी। इसने अम्मा और छोटी बहन को बताया तो अम्मा और बहन भी घबरा गई, क्योंकि दिन रात बर्तन गिरने की आवाज़ें, छत पर किसी की बातें करने की आवाज़ें, कभी कोई थप्पड़ मार लेता, कभी कोई नोच लेता, आए दिन यही कुछ हो रहा था।
इस घर में आए हफ्ता हो चुका था। अम्मा और बहनें तीनों बुरी तरह खौफजदा हो चुकी थी। अब्बा तो डांट कर हम सबका वहम बताकर सबको चुप करवा देते थे। इनसे बात करना ही फजूल होता। मैंने इन सब बातों को वहम के तौर पर लिया। छोटा भाई भी सब कुछ बातों को संजीदा ना ले रहा था, जबकि बर्तनों के गिरने और छत पर बातें करने की आवाज़ें हमेशा आती रहती थी और हम सब सुनते थे। हम सब बिरयानी बहुत शौक से खाते थे। मैंने फरमाइश कर दी कि आज इफ्तार में बिरयानी बना लो। मैंने खजूर खाकर शरबत पीकर नमाज पढ़कर फारूक हुआ और सोचा आज बिरयानी सैर होके खाऊंगा। मैंने अपनी बहन को कहा तुम मेरी बिरयानी निकाल कर मेरे कमरे में रखाओ, मैं बस अभी ऊपर जाता हूँ, खा लूँगा। मेरी बहन ने एक प्लेट में बिरयानी निकाल कर ऊपर रखी। मैं जैसे ही अपने कमरे में गया तो बिरयानी गायब हो चुकी थी प्लेट से। मैं खाली प्लेट लेकर नीचे आ गया। बहन से कहने लगा इस खाली प्लेट का अब मैं क्या करूँ? जब तुम ऊपर खा कर आ गई तो मेरे लिए दूसरी प्लेट ही निकाल देती। मेरी बात सुनकर मेरी बहन कहने लगी भाई मैं तो अभी प्लेट भर कर बिरयानी रख के आऊँ आपके कमरे में, भला मैं ऐसा क्यों करूँगी? इसकी बात सुनकर मैं हैरान हो गया। फिर वो बिरयानी कहाँ चली गई? चलो मुझे निकाल कर दो। मेरी बहन किचन में बिरयानी लेने गई तो बिरयानी का देगचा ही गायब था। हमने फिर पूरा घर ढूंढ लिया मगर देगचा कहीं नजर नहीं आया। छत पर बर्तन गिरने की आवाज़ें आई तो हम भाग कर छत पर गए तो देखा बिरयानी का खाली देगचा वहाँ पड़ा हुआ था। मैं सर पकड़ कर बैठ गया। आखिर ये सब हो क्या रहा है? क्योंकि हम सी सेंटर के इलाके में नए थे, महल्ले वालों से इतने ताल्लुकात भी नहीं थे जो हमारे घर आते जाते। दोनों तरफ पड़ोस में घर थे, मगर हैरत की बात कि दिन के वक्त तो क्या कोई बंदा रात को भी छत पे नहीं आता, मगर रात के वक्त इस पूरी गली के लोगों को मैंने कभी भी इनके घरों के छतों पर नहीं देखा। बस हम लोग ही अपने घर की छत पर जाया करते थे। एक दिन मैं अपने दोस्तों से मिलकर वापस आ रहा था। हमारे पड़ोसी अंकल को बाहर खड़े देखा तो इन्हें सलाम करके कहा अस्सलाम वालेकुम अंकल। हाथ में लाया, अपना तारुफ करवाया, मेरा नाम बिलाल है, हम लोग आपके पड़ोस में एक हफ्ता पहले ही शिफ्ट हुए हैं। एक्चुअली हम सब लोग अपनी स्टडी में मसरूफ़ रहते हैं, फिर रमज़ान भी है, वक्त नहीं मिला कि हम लोग कभी गपशप कर सकते हैं। मसरूफ़ होते हैं ना, आस पड़ोस मिलने का वक्त ही नहीं मिला। यहाँ कब से हैं? मेरी बात सुनकर अंकल कहने लगे बेटा मैं तो 15-16 साल से यहीं रहता हूँ, आप लोगों ने ये घर लिया, ये घर क्यों खरीदा? अंकल की बात सुनकर मैं चौंक गया। मैं समझा नहीं अंकल आपकी बात। अंकल बोले बेटा ये तकरीबन 16-17 साल पहले से ये घर बंद है, इस घर में आज तक कोई नहीं रहा। जब से हम इस इलाके में आए हैं इस घर को कोई बंद ही देखा है। ये घर आसेब ज़दा है, यहाँ तो आसेब का बसेरा है। यहाँ एक लड़की का कत्ल हुआ था तो इसके बाद इस घर में जो कोई भी था उसने ताला लगाया और उसके बाद हमें कहीं नजर ना आया, ना ही कभी ये घर खुला। रात इस घर से चीखने चिल्लाने कैकों की आवाज़ें पूरे मोहल्ले में गूंजती रहती हैं। बर्तनों के गिरने की आवाज़ें भी बहुत ज़्यादा आती हैं। हमेशा कुछ ना कुछ होता ही रहता है। रात मगरिब के बाद इस गली में कोई भी नहीं आता और अपने छतों पर कोई भी नहीं जाता, क्योंकि इस घर की छत पर एक नादीदा मखलूक नजर आती है जो सब गुड़ आती है और मना करती है कि रात में छत पर कोई ना आए। हम तो मगरिब के बाद अपनी छतों पर भी नहीं जाते। आप कैसे रह लेते हो वहाँ? बेटा मेरी बात मानो तो यहाँ से जल्दी से चले जाओ, इस घर को खाली कर दो। इस घर में जिन नादीदा चीज़ों का बसेरा है ना, वो आप लोगों को नुकसान भी पहुँचा सकती हैं। बहुत कुछ हुआ है रात के बाद इस महल्ले के लोगों के साथ छतों के पर जाने की वजह से। अंकल की बात सुनकर मैं बहुत परेशान सा हो गया। फिर मैंने आस पड़ोस से सभी लोगों से तहकीक की। इस घर के बारे में सब तकरीबन वही बात कह रहे थे जो हमारे पड़ोस में रहने वाले अंकल ने बताई थी। मज़ीद मालूमात करने के बाद पता चला 17 साल पहले इस घर में किसी लड़की का कत्ल हुआ था। लड़की के वालिदैन का इस्लामाबाद में एक कार एक्सीडेंट में इंतकाल हो गया था। वो अपने वालिदैन की अकलौती बेटी थी, काफ़ी जायदाद थी। इस लड़के ने लड़की से शादी कर ली और कराची शाह फैसल के इलाके से सी सेंटर में सेटल हो गए। इस किशोर ने जायदाद की लालच में फर्स्ट फ्लोर के कमरे में इस लड़की को बंद करके कत्ल कर दिया। वो चीखती चिल्लाती रही मगर इस किशोर पर तो लालच का भूत सवार था।
اور گھر کسی طرح بیچ کر وہ ساری جائیداد لے کر نکل گیا اور کراچی چلا گیا۔ جس نے یہ گھر خریدا وہ اس کمرے میں خون دے کر گھر کو تالا لگا کر بھاگ گیا۔ کوئی اس گھر میں نہیں رہا۔ 17 سال سے یہ گھر بند ہے۔ اتنے سالوں بعد بند رہنے اور قتل ہونے کی وجہ سے اس گھر میں آسیب کا بسیرا ہو گیا۔ آس پڑوس کے لوگ مغرب کے بعد اپنے گھروں کی چھتوں پر بھی نہیں جاتے تھے، کیونکہ جب بھی کوئی چھت پر جاتا وہ مخلوق نظر آتی اور بھیانک روپ میں سے ڈراتی۔ یہ ساری معلومات جاننے کے بعد میں ابا کے کمرے میں گیا اور ان سے بات کی۔ انہیں تو سب کچھ پہلے سے پتا تھا۔ ابا کہنے لگے مجھے تو یہ سب کچھ پہلے سے پتا تھا، تم ویسے پریشان ہو رہے ہو۔ اس بات کا ذکر اپنی ماں اور بہنوں سے مت کرنا ورنہ وہ ڈر جائیں گی۔ ابا کی بات سن کر تو مجھے بہت غصہ آیا۔ میں نے کہا ابا جب آپ کو سب کچھ پتا تھا تو یہ گھر خریدا ہی کیوں؟ اس مخلوق نے کسی کو نقصان پہنچایا تو؟ میری بات سن کر ابا غصہ کرتے ہوئے بولے بس کرو بلال، اس طرح کی باتیں اللہ نے انسان کو کرنے کے لیے زیب نہیں دی تھی۔ انسان بہت زیادہ طاقتور ہے۔ اچھا ابا سے اس بارے میں کوئی بات بھی نہیں ہوگی، یاد رہے گی ماں اور بہنوں سے مت ذکر کرنا۔ ابا کی بات سن کر میں غصے میں آ گیا، اپنے کمرے میں آ گیا۔ اب یہ روز کا معمول تھا، کھانا بنا کے رکھو پورا کا پورا غائب ہو جاتا برتن سمیت۔ کبھی کوئی تھپڑ مارتا، کبھی کوئی چیخ مارتا، کبھی چیزیں ادھر ادھر ہو جاتی، کوئی بھی نظر نہ آتا۔ ہر رات میں چھت پر اکیلا ہی تکیا اور چادر لے کے سونا چلا گیا۔ رات کو میں نے چادر بچھائی، تکیا لگایا اور لیٹ گیا۔ کھلی فضا، کھلا آسمان، چاند کی روشنی بہت دلکش لگ رہی تھی۔ اوپر سے ٹھنڈی ہوا کے جھونکے، میں بہت لطف اندوز ہو رہا تھا۔ مگر میری نظر پڑوس کے گھر کے چھت پر پڑی، جو ہماری چھت پر ذرا اوپر تھی۔ ان کی چھت پر ساڑی پہنے ایک عورت کھڑی تھی اور مجھے مسلسل دیکھ رہی تھی۔ میری جب اس پہ نظر پڑی تو میں نے مسکرا کر اسے دیکھا تو اس نے اپنی بھویں اچکا کر اشارہ کیا کہ کیا ہے۔ میں تو بس اس کو دیکھ ہی رہا تھا۔ 3 بار اس نے یہی حرکت کی تو میں نے پہچان لیا کہ یہ انکل کی والدہ ہیں اور مستقل مجھے دیکھ رہی ہیں۔ میں نے انہیں مسکرا کر سلام کیا، السلام علیکم آنٹی۔ میرا سلام سنتے ہی اس کے بال ایک دم بکھر گئے، چہرہ بگڑنے لگا۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ بھیانک چڑیل کی شکل اختیار کر گئی۔ لمبے ناخن، بڑے بڑے بال، بڑے لمبے دانت، کالی سیاہ آنکھوں میں انگارے ابھرے ہوئے۔ پھر میرے ذہن نے کام کرنا چھوڑ دیا۔ ساڑی والی خاتون انکل کی والدہ کیسے ہو سکتی ہے؟ وہ تو مر چکی ہیں۔ مجھے مستقل گھور رہی تھی۔ ان کا چہرہ انتہائی بدسورت اور خوفناک ہو چکا تھا۔ زندگی میں پہلی بار مجھے خوف محسوس ہوا۔ میں پسینے میں نہا چکا تھا۔ میرے دل کی دھڑکنیں انتہائی تیز ہو چکی تھی۔ میں نے اپنی تمام تر ہمت کو یکجا کر کے درود شریف پڑھنے لگا اور بھاگتا ہوا نیچے آ گیا۔ اس رات میری حالت نہ پوچھو کیسی تھی۔ جب میں نے ابا سے اس بات کا ذکر کیا، انہوں نے کہا آپ مغرب کے بعد چھت پہ نہ جانا آئندہ۔ ابا کی بات سنی تو میں خاموش ہو گیا، مگر میں نے مغرب کے بعد چھت پہ جانا نہیں چھوڑا۔ میں اکثر گرمی کی وجہ سے چھت پر جاتا۔ مجھے نادیدہ قوتیں مختلف انداز سے ڈراتی۔ میں ہمت کرتا اور ان کا مقابلہ کرنے کی کوشش کرتا۔ جب حد سے ڈر جاتا تو نیچے آ جایا کرتا، مگر میں نے اپنی ہمت کو آزمانا نہیں چھوڑا۔ اسی طرح آصف زدہ گھر میں رہتے ہوئے بڑی مشکل سے ہمیں 2.5 سال کا عرصہ گزر گیا۔ میں ہر طرح سے ڈرایا جاتا، مختلف حربے آزمائے جاتے۔ اس 2.5 سال کے عرصے میں ابا کو بھی ان نادیدہ قوتوں کی طرف سے دھمکیاں ملتی رہیں۔ یہ ہمارا گھر ہے، یہاں ہمارا پورا خاندان آباد ہے، یہاں سے چلے جاؤ، یہ ہمارا بسیرا ہے، تم اپنے خاندان کو لے کر دفع ہو جاؤ ورنہ ہم تمہیں کسی ایک کی جان لے کے دکھائیں گے۔ اگر جان پیاری ہے تو یہاں سے چلے جاؤ، اگر تم یہاں سے نہیں گئے ہم تم سب کو ہی مار ڈالیں گے۔ اس طرح کے واقعات ابا کے ساتھ بھی پیش آتے رہے، مگر ابا ایک اسٹرانگ آدمی تھے، نمازی، عبادت گزار، تہجد گزار، مخلوق سے روبرو باتیں بھی کیا کرتے تھے۔ ایک دن اماں باتھ روم میں گئی تو ان کو کسی نے اتنے زور کا دھکا دیا کہ وہ گر گئی۔ چیخنے پکارنے کی آواز پہ میری بہنوں نے جا کر انہیں اٹھایا، ہم انہیں اسپتال لے کے گئے۔ اماں کی ٹانگ فریکچر ہو چکی تھی۔ ان نادیدہ قوتوں کی طرف سے ملنے والی دھمکی پر ابا نے سنجیدگی سے کام لیتے ہوئے ایک نیا گھر ڈھونڈنا شروع کیا، اور اس نئے گھر کو ہم نے کم سے کم قیمت میں خریدا اور آصف زدہ گھر کو بڑی مشکلوں سے تھوڑے بہت پیسوں میں فروخت کر دیا۔ اس کے بعد نئے گھر میں ہمارے ساتھ کوئی واقعہ پیش نہیں آیا اور پھر ہم پرسکون رہتے۔ میں اکثر
یاد کرتا ہوں کہ وہ کون سی قوتیں تھیں جو ہمیں وہاں نہیں رہنے دیتی تھی۔ آپ لوگ جب بھی کوئی گھر لو بند کر اس کی ہمیشہ چھان بین ضرور کیا کرو، کیونکہ انسان کی طرح یہ مخلوقات بھی گھروں میں ہی رہتی ہیں۔